हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान खान और आज हम डिस्कस करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के हो चार बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ देना: एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। तो पहला हुआ एब्जॉर्प्शन था, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन था, तीसरा मेटाबॉलिज्म था और चौथा एलिमिनेशन था ड्रग का बॉडी से बाहर होना। ड्रग का बॉडी से बाहर होना एलिमिनेशन था। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो दूसरा नाम इसके लिए इस्तेमाल होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म। तो इसमें इनएक्टिव ड्रग, पहला जो है ना इनएक्टिव ड्रग एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है ड्रग मेटाबॉलिज्म में। दूसरा बात यह है कि इसमें एक्टिव ड्रग को स्टिल एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। और तीसरा बात जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में है वो एक्टिव ड्रग को कन्वर्ट होता है इनएक्टिव मेटाबोलाइट में। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व in the process in which inactive drug is converted into active metabolite, or the second one, the process in which active drug is converted into still active metabolite, and तीसरा, the process in which active drug will be converted into inactive metabolite। तो ये है ड्रग मेटाबॉलिज्म। फिर एक दूसरा टर्म है हमारे पास क्लियरेंस। क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच द ड्रग इज क्लियर फॉर यूनिट टाइम। ब्लड का वो वॉल्यूम जिससे ड्रग क्लियर होता है पर यूनिट टाइम है, उसे क्लियरेंस कहते हैं। फिर इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, फार्मूला है, कैलकुलेशन जो है ना इस तरह है: क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई हाफ लाइफ। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है जिसके ज़रिए हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं क्लियरेंस का। फिर डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म की काइनेटिक्स को हम स्टडी करते हैं। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सा इक्वेशन है मिशेलस कांस्टेंट इक्वेशन जिसे कहते हैं। मिशेलस कांस्टेंट इक्वेशन में ये हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन करता है। मतलब जितना रिएक्टेंट ज़्यादा हो इतना रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होगा, जितना रिएक्टेंट कम हो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात है इधर पे। तो मतलब अगर रेट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो तो रेट ऑफ इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है। तो रेट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा और बॉडी से ड्रग का एलिमिनेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन तेज़ होने की वजह से या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होगा और एलिमिनेशन भी तेज़ होगा। तो इसको फिर हम फर्दर दो में डिवाइड किया है, काइनेटिक्स में डिवाइड किया है। एक है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। Zero order kinetics, constant amount of drug is metabolized and eliminated per unit time। Zero order kinetics में constant amount ऑफ ड्रग जो है ना इसका मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम से का मतलब है 2 आवर। लेट सपोज हमारे पास जो है ना ड्रग है जिसका कंसंट्रेशन 80 है, टू 2 आवर ये 70 पे पहुंचेगा, 70 पे मतलब 10% का मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होगा। फिर 60 पे आएगा, फिर 50। तो इस तरह 10% ईच हर एक 2 आवर बाद जो है ना 2 घंटे बाद 10% कमी आएगा इसमें। तो ये जो है ना कांस्टेंट अमाउंट है जिसका मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होता है बॉडी से। तो इस प्रोसेस के तहत इसके थ्रू ये बॉडी से एलिमिनेट वो होगा और इसका मेटाबॉलिज्म भी होगा 10% का। तो ये कांस्टेंट अमाउंट हमारे पास जाहिर करता है। अच्छा, ये और इसका जो हाफ लाइफ है ना ये वेरिएबल है। और ये जो है ना हाफ लाइफ डिपेंड, मतलब हाफ लाइफ जो है ना इसका मतलब है हाफ लाइफ डिपेंड ऑन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये जो हाफ लाइफ है ना ये प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो फॉलो करता है इसमें इथेनॉल ड्रग आता है, पीनाटाइन आता है, सैलिसाइक्लिक एसिड आता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ओहो ड्रग है, ओहो काइनेटिक्स है जिसमें कांस्टेंट फ्रिक्शन का मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन होता है पर यूनिट टाइम में। कांस्टेंट फ्रिक्शन इज मेटाबोलाइज, एम का मतलब है मेटाबोलाइज एंड ई का मतलब है एलिमिनेशन पर यूनिट टाइम। तो कांस्टेंट फ्रिक्शन का मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम का मतलब है 2 आवर।
लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना ड्रग की कंसंट्रेशन 80 है, तो इसका कांस्टेंट फ्रिक्शन एलिमिनेट और मेटाबोलाइज होगा, तो ये 40 पे आएगा, ये 20 पे आएगा, ये 10 पे आएगा। तो इस तरह ये अमाउंट नहीं है जिस तरह इधर थे 10% कम होती थी, ये एक कांस्टेंट फ्रिक्शन कम होता है, कांस्टेंट फ्रिक्शन का मेटाबॉलिज्म होता है और एलिमिनेशन होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलता है, मेटाबॉलिज्म होता है और एलिमिनेशन। अच्छा, हाफ लाइफ, इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है, और हाफ लाइफ जो है ना इधर इंडिपेंडेंट है ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन की। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इसके, वो है फेज ऑफ रिएक्शन, फेजेस ऑफ रिएक्शन। तो फेजेस ऑफ रिएक्शन में हमारे पास 2 फेजेस है, एक है फेज 1 और दूसरा है फेज 2। फेज 1 में हम एक लाइपोफिलिक या नॉन पोलर ड्रग को हाइड्रोफिलिक और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी वजह से इसका बॉडी से आसानी से एलिमिनेशन और एक्सक्रीशन होता है। और लाइपोफिलिक और अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है ना इसका बॉडी से आसानी से एलिमिनेशन नहीं होता है। तो इस तरह इन फेजेस में हम ड्रग को हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आयोनाइज फॉर्म में, तो फिर आसानी से इसका बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। तो हमारे पास जो कौन कौन सी प्रोसेस है जिसमें एक लाइपोफिलिक और अनआयोनाइज्ड ड्रग को हाइड्रोफिलिक और आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन है, हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है, और ये रिएक्शन साइटोक्रोम P450 के थ्रू होता है, इन साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू होता है, और ये जो है ना हाइड्रोफिलिक और आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इस तरह फेज 2 में कंजुगेशन रिएक्शन होता है। कंजुगेशन रिएक्शन में हमारे पास मिथाइलेशन होता है, यानी मिथाइल ग्रुप का ऐड होना, ग्लूकुरोनिडेशन होता है यानी ग्लूकुरोनाइल ग्रुप का ऐड होना, एसिटाइलेशन होता है यानी एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना, इस तरह अमाइनो एसिड वगैरह इन चीज़ों का ऐड होना, और ड्रग को पोलर फॉर्म में और हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना और फिर बॉडी से बाहर एलिमिनेट होना। तो ये हमारे पास फेज फर्स्ट और फेज सेकंड रिएक्शन में आता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना साइटोक्रोम P45 है, जो कि हमारे पास इसके कुछ फंक्शन है, स्टिमुलेटिंग है ड्रग, कुछ ड्रग है जो है ना इस एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, कुछ साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है, और कुछ ड्रग जो है ना इस एंजाइम को मेटाबोलाइज करता है। तो जो इस ड्रग को, वो ड्रग जो इसको इनहिबिट करता है साइटोक्रोम P450 को, इसमें रिफाप्सिन, CH अल्कोहलिज्म, बारबिट्यूरेट, फिनाटाइन और कार्बेंज़ेपिन ये ड्रग आते हैं। और वो ड्रग जो हमारे पास साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है, इनमें आता है INH, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रोजाइड जाइड है, एसी अल्कोहोलिनेट है, सिमेटडीन है, मिफ्राजोल है, कीटोकोनाजोल है, क्लोफ्राइडोग्रिल है और मिक्रोलाइड है। ये साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करता है। और इस तरह साइटोक्रोम P450 को मेटाबोलाइज करता है, इसमें ये ड्रग आता है, वारफरीन ड्रग आता है, एसिटामिनोफेन आता है, एस्ट्रोजीन आता है, थियोफाइलिन आता है, पोस्टाग्लैंडिन ई इनहिबिटर आता है। अच्छा, फिर जो फाइनल हमारे पास कुछ दो बेसिक्स और बुनियादी टर्म है जो स्टेट के साथ रिलेट करता है। पहला ये जो फार्माकोलॉजी में जो है ना डिस्कस की है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बुक से बताऊंगा आप लोगों को। एक हमारे पास है कंटिन्यूस इन्फ्यूजन, जो कि ड्रिप पेशेंट को देता है और कंटिन्यूसली इन्फ्यूज़ होता है। फिर जो होता है ओरल इंट्रावीनस होता है, तो ओरल इंट्रावीनस भी पेशेंट को देते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज की बात की है, इधर मल्टीपल इंजेक्शन, ये इन चीज़ों की बात की है। लेकिन इसमें जो दो थोड़ी सी बेसिक्स और अहम जो है ना, वो है मेंटेनेंस डोज है और लोडिंग डोज है। तो मेंटेनेंस डोज वो डोज है हमारे पास
जो कि रिक्वायर होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन या प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने का। प्लाज्मा कंसंट्रेशन या प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए जो डोज रिक्वायर होती है इसी मेंटेनेंस डोज कहती है। और मेंटेनेंस डोज रिलेट करता है स्टेडी स्टेट के साथ। लेट सपोज हमने ये ग्राफ लिया है, ये हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट करता है और ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टाइम गुजरने के साथ साथ ये जो है ना स्टेडी स्टेट पे पहुंचते हैं और इफेक्टिव कंसंट्रेशन है इसका, और ये अच्छा काम करता है। तो ये हमारे पास जो है ना मेंटेनेंस डोज है, जो एक स्टेडी स्टेट में काम करता है और टॉक्सिक नहीं होती, इफेक्टिव कंसंट्रेशन इसका ये है। लेकिन अगर जो और दूसरा, तो ये मेंटेनेंस डोज है। दूसरा हमारे पास लोडिंग डोज है, जो कि रिक्वायर होता है रेपिडली प्लाज्मा लेवल को राइज करने का। प्लाज्मा लेवल में राइज होने के लिए रेपिडली रिक्वायर होती है, तो वो हमारे पास लोडिंग डोज है। तो ये जो रेपिडली राइज होते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, तो फिर ये जो है ना टॉक्सिक कंसंट्रेशन पे पहुंचते हैं। तो ये हमारे पास फिर जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ या नुकसानदेह होते हैं, नुकसानात पैदा करते हैं। तो ये मेंटेनेंस डोज हो गया। और लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्लाज्मा लेवल and it relate to the steady state। और लोडिंग डोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेपिडली प्लाज्मा लेवल, जो प्लाज्मा लेवल में राइज होने के लिए रेपिडली रिक्वायर होते हैं, तो ये हमारे पास होते हैं लोडिंग डोज। अच्छा, और ये मेंटेनेंस डोज जो है ना ये स्लोली अचीव होते हैं, और ये जो लोडिंग डोज है ना ये रेपिडली अचीव्ड होती है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेडी स्टेट के बारे में। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझको करेक्ट करें। थैंक यू।